शराब घोटाला, जासूसी कांड और बंगला रेनोवेशन घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। डीटीसी घोटाला मामले में कैलाश गहलोत फंसे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज मंत्री बनते ही फाइल चोरी मामले में फंस गए। गोपाल राय पर खुद केजरीवाल को हेराफेरी करने का शक है। राजकुमार आनंद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं। उनके ठिकानों पर हाल ही में ईडी ने छापा मारा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। मतलब केजरीवाल कैबिनेट में आतिशी मारलेना को छोड़ बाकी सब दागदार हैं और इसी वजह से मारलेना के पास बहुत सारे विभाग हैं। लेकिन आतिशी की ये साफ छवि केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। वजह यह कि आतिशी अपने बेदाग दामन के सहारे बड़ा खेल करने की तैयारी में है। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने की सूरत में आतिशी सीएम पोस्ट पर अपना दावा ठोकने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि आतिशी ने ही केजरीवाल के खिलाफ तब विधायकों को भड़काया था जब केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपनी बीवी को सीएम बनाने का प्रस्ताव सामने रखा। केजरीवाल के इस प्रस्ताव को विधायकों ने सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ अपनी बैठक के बाद उन पर दबाव बनाया। किसी को टिकट काट देने की धमकी दी तो किसी को कोई मलाईदार पद देने का लालच। लेकिन आतिशी ने ऐसी फील्डिंग सजाई कि केजरीवाल को मात खानी पड़ी। यही वजह है कि केजरीवाल अब जेल से ही दिल्ली की सत्ता चलाने का तरीका खोज रहे हैं। दिल्ली की जनता से राय शुमारी तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए केजरीवाल कानूनी राय ले रहे हैं ताकि अदालत उन्हें जेल से शासन चलाने की अनुमति दे दे। हालांकि अब तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। लालू यादव से लेकर जयललिता तक को गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। केजरीवाल को इस बात का अंदाजा है कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर होते तो केजरीवाल उन्हें गद्दी सौंपकर आसानी से इस्तीफा दे देते। लेकिन अब सिसोदिया जैसा कोई भरत नहीं है जो गद्दी पर खड़ाऊ रखकर शासन चला और बाहर निकलते ही पार्टी से लेकर गद्दी तक वापस लौटा दे। माना जा रहा है कि आतिशी मारलेना के एक तरह से अपना गेम पूरी तरह तैयार कर लिया है और आगे देश में लोकसभा का चुनाव है। केजरीवाल की चिंता उसी चुनाव की है। विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की वजह से सीट शेयरिंग की बात उनके बगैर दूसरा कौन और कितना कर पाएगा। और आम आदमी पार्टी के पास दूसरा कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो वोट का इंतजाम कर सके, पार्टी का फंड मैनेज कर सके। अब तक ये सब काम केजरीवाल, सिसोदिया, जैन और संजय सिंह के सहारे किया करते थे, लेकिन तीनों पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं और अब आतिशी अपनी बिसात बिछाने लगी हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। माना यह जा रहा है कि केजरीवाल साफ तौर पर अभी से दो गुटों में बंट गया है और अब जो केजरीवाल के कट्टर समर्थक हैं और दूसरे वे जो हवा का रुख देखकर आगे कोई फैसला करने के लिए तैयार बैठे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में बैठकर भगवंत मान मजे में पराली जलने दे रहे हैं और इधर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सांस ही नहीं ले पा रही बल्कि उसका दम भी घुटने लगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद ना तो केजरीवाल ने कुछ किया और ना ही भगवंत मान ने। दोनों ने पॉल्यूशन के मामले में सिवाय राजनीति के कुछ नहीं किया, जिससे नाराज होकर एनजीटी की बेंच ने भगवंत मान को कड़ी फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि आपको सरकार चलाने तक नहीं आता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब पराली जलाने पर रोक का आदेश दिया गया था तब भी ऐसा क्यों हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पराली जलाने के मामलों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर स्थानीय थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, उन्होंने पंजाब समेत यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के मुख्य सचिवों से भी ये कहा कि वे आदेश के पालन को तय करें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार की ओर से पराली जलने पर रोक को लेकर जरूरी कदम न उठाने पर भी सवाल उठाए। एनजीटी ने कहा ये तो पूरी तरह से प्रशासनिक असफलता का मामला है। एनजीटी ने कहा ये मामला जब उठा था तब तक पराली जलाने के 600 केस ही सामने आए थे। अब ये आंकड़ा बढ़कर 33,000 हो गया है। ये तब हुआ है जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दोनों कर रहे थे। फिर भी आप कह रहे हैं कि कोशिश की जा रही है। एनजीटी की बेंच ने कहा कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक असफलता है। आपका पूरा प्रशासन काम पर लगा है और फिर भी आप फेल हैं। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, एनजीटी ने पंजाब सरकार पर चुनकर लोगों पर कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया। एनजीटी ने कहा कि आप दोषी लोगों पर कार्रवाई भी चुन चुन कर रहे हैं, इसलिए 1500 मामले आपने बताए और उनमें से 829 पर ही केस दर्ज किया गया। एनजीटी ने कहा कि आखिर नियम का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एनजीटी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि आप नारे ही लगाते रहे हैं, लेकिन आपके राज्य ने मामले की गंभीरता को समझा ही नहीं। इस मामले में आपके राज्य ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर और नवंबर के दौरान बीते कई सालों से पॉल्यूशन बढ़ जाता है।
माना जाता है कि इस पॉल्यूशन की वजह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाया जाना है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान 5 राज्यों की सरकारों से कहा था कि वे पराली जलने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब से लेकर क्लासरूम घोटाले तक के मामले में फंसे केजरीवाल की छवि बुरी तरह से खराब हो चुकी है। इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर दिखने लगा है। केजरीवाल पर ईडी अपना शिकंजा कसती जा रही है और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर 5 ऐसे वीडियोस सामने आए जिसने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी। इन 5 वीडियोस को देखकर आम आदमी पार्टी में इतनी खलबली मची कि पार्टी दौड़ी दौड़ी चुनाव आयोग के दरवाजे पर जा पहुंची। इन वीडियोस को लेकर बीजेपी की शिकायत कर डाली। राघव चड्ढा के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी फालतू की सामग्रियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। वो लोग चरित्र हनन करना चाहते हैं। हमने चुनाव आयोग से इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा है। चुनाव आयोग से हुई मुलाकात पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, हमें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है। चुनाव आयोग हमारी शिकायत पर संज्ञान लेगा और फिर जांच भी करवाएगा। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा IT एक्ट पर भी उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने नवंबर महीने में बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया 5 वीडियोस के जरिए अरविंद केजरीवाल का मजाक बनाया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया गया। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट की CD सबूत के तौर पर सौंपी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 नवंबर से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल के नतीजों को जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। ये प्रतिबंध 30 नवंबर की रात 12:30 बजे तक जारी रहेगा। सभी 5 राज्यों में मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। अपील आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की, वो बीजेपी के खिलाफ एक्शन ले। राजनीति में कुछ मर्यादा होनी चाहिए। बीजेपी से आग्रह है कि लोगों के चरित्र का हनन रोके। केजरीवाल से लड़ना है तो चुनाव मैदान में लड़े। कानून की धाराओं के साथ आयोग को बताया है कौन सी धाराओं का उल्लंघन बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया। निश्चिंत हैं कि चुनाव आयोग एक्शन लेगा। ईडी ने 6 पन्नों में लिखकर संजय सिंह को गिरफ्तारी का कारण बताया था, लेकिन संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को यह बात समझ नहीं आई। संजय सिंह लगातार अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते रहे। पहले तो निचली अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया, तो संजय सिंह हाईकोर्ट जाकर अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताने लगे। हाईकोर्ट ने तब कहा भी कि ईडी ने 6 पन्नों में सारे कारण गिनवाए हैं, लेकिन अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के फैमिली वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के सहारे सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें गिरफ्तारी को अवैध बताने की उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। संजय सिंह पिछले महीने से ही जेल में बंद हैं, जिन्हें शराब घोटाला मामले में शामिल होने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई की और ईडी से जवाब मांगा है। संजय सिंह की ओर से सर्वोच्च अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की ओर से संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और इसे कानून की नजर में शुरुआत से ही अमान्य बताया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंघवी ने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में धारा 19 जो कि वैध गिरफ्तारी की आवश्यकताओं को निर्धारित करती है, शक्ति के मनमाने इस्तेमाल से सुरक्षा भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इसके तहत लिखित में यह बताना होता है कि क्यों यह विश्वास किया जा रहा है कि व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट ने पाया कि सिंह को 6 पन्नों में गिरफ्तारी का आधार बताया गया था, लेकिन सिंघवी की दलील थी कि यह पूरी तरह से अलग केस था। सिंघवी ने आगे कहा कि इसमें धारा 19 के 4 शब्दों वाले वैधानिक परीक्षण को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा यह नोट किया जाना चाहिए कि ये 4 शब्द हैं: विश्वास का कारण, सामग्री का आधार, दोषी, गिरफ्तारी संभव। इस पर बेंच ने कहा कि धारा 19 की भाषा कुछ हद तक स्पष्ट नहीं है, दोष का फैसला अभी नहीं हो सकता है। हालांकि बेंच ने नोटिस भेजने पर सहमति जताई। जज ने सांसद को नियमित जमानत याचिका रद्द करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि 11 दिसंबर को शुरू होने वाले सप्ताह तक जवाब मांगते हुए कहा कि इस बीच संजय सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि ये दायर किया जाता है
तो इस पर मेरिट के आधार पर अलग से विचार किया जाएगा। संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाला मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह पर 2 करोड़ कैश बतौर रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी का मानना है कि संजय सिंह की बड़ी भूमिका शराब घोटाले में थी। गिरफ्तारी के बाद से संजय सिंह को जब भी कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी की। संजय सिंह तो ईडी पर उनकी हत्या करने की साजिश रचने का भी आरोप लगा रहे हैं, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। मतलब संजय सिंह ने ईडी पर फर्जी आरोप लगाए थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। तस्लीम बानो यानी गोरी नागौरी यानी राजस्थान की शकीरा को कुछ महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया था। वजह यह कि गोरी नागौरी के लटके झटके राजस्थान के चुनावी मैदान में गजब ढाएंगे। गोरी नागौरी के ऊपर भी सियासत का खुमार चढ़ा और उसने भी चुनाव लड़ने का और पार्टी का प्रचार करने का मन बना लिया। लेकिन जब वक्त आया तो गोरी नागौरी न तो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी और ना ही कहीं आम आदमी पार्टी का प्रचार ही करती दिखी। सूत्रों का कहना है कि बिग बॉस में धूम मचाने वाली हरियाणवी गीतों पर सपना चौधरी को टक्कर देने वाली गोरी नागौरी को आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह के कारनामों की जानकारी मिली। बस फिर क्या था, गोरी नागौरी ने बिना शोर मचाए आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। राजस्थानी गीतों पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के बाद गोरी नागौरी के चुनाव मैदान से दूर रहने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है। आखिर क्या वजह रही जो प्रसिद्ध होने के बावजूद भी गोरी नागौरी आम आदमी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं और न ही किसी प्रकार का कोई प्रचार ही कर रही हैं? गोरी नागौरी का वास्तविक नाम तस्लीमा बानो है। गोरी नागौरी नागौर जिले के मेड़ता विधानसभा की रहने वाली हैं। गोरी नागौरी को शुरू से ही डांस करने का शौक रहा है। गोरी नागौरी ने स्कूल के दिनों के बाद शादी समारोहों में डांस करना शुरू कर दिया। अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस के चलते उसने जल्द ही राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान बना ली। गोरी नागौरी को हरियाणा के प्रसिद्ध डांसर सपना चौधरी के बाद दूसरी टॉप डांसर के रूप में देश भर में जाना जाने लगा। यही नहीं, गोरी को राजस्थान की शकीरा के रूप में भी पहचान मिली। रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेकर सलमान खान के साथ गोरी नाचे नागौरी नाचे पर डांस करके वो काफी चर्चा में आई और इस वीडियो से वो खूब फेमस भी हुई। इस बीच गोरी नागौरी के पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने डांस से संन्यास ले लिया और अब गोरी नागौरी का मन राजनीति की तरफ बढ़ चला है और इसको लेकर बीते दिनों गोरी ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे पहले गोरी नागौरी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो अब राजनीति में उतरेंगी और विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। उनका कहना था कि उनकी राजनीति परंपरागत पॉलिटिक्स से अलग हटकर होगी। इसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि गोरी नागौरी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि राजस्थान के सियासी रेगिस्तान में उसे थोड़ी सी छांव मिलेगी। गोरी नागौरी का डांस यूट्यूब वीडियो चैनल हरियाणवी राजस्थानी तड़का ने 4 साल पहले 2019 में रिलीज किया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि गोरी बालाजी की पूजा के वार्षिक उत्सव में पहुंची थी। वह वहां पूरे राजस्थानी लिबास में सज धज कर पहुंची और माहौल पूरा देसी है। और गोरी नागौरी किसी हरियाणवी या राजस्थानी के झटकेदार गाने पर नहीं बल्कि लोकगीत मैया तेरी चुनरी है लाल लाल रे पर परफॉर्म किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार पिछले 5 सालों तक रही। इस दौरान दोनों राज्यों के सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के बीच इस बात की होड़ रही कि कौन कितना घोटाला करता है और कांग्रेस का खजाना भरता है। पार्टी का खजाना भरने के गुण के कारण ही राजस्थान में सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को सीएम बनने से रोक दिया गया। छत्तीसगढ़ में गोबर से लेकर सट्टा घोटाला तक होता रहा तो राजस्थान में पेपर लीक से लेकर पानी तक का घोटाला किया गया। पानी का घोटाला करीब 20,000 करोड़ का माना जा रहा है, जिसको लेकर ईडी छापे पर छापे डाल रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले 20,000 करोड़ रुपए के वाटर स्कैम का मामला तूल पकड़ने लगा है। आईएएस ऑफिसर से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 3 नवंबर को जयपुर और दौसा में 23 जगह ईडी ने छापेमारी की, जिसमें आईएएस रैंक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल हैं। सुबोध अग्रवाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एसीएस हैं। मामला केंद्र के जल जीवन मिशन परियोजना से जुड़ा है। केंद्र की परियोजना को राजस्थान में लागू करने के दौरान गड़बड़ियां हुई और कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अगस्त में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले की जांच शुरू की थी और बाद में ये मामला ईडी के पास चला गया।
ईडी अब तक 25 जगह छापेमारी कर चुकी है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की परियोजना है जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रह रही आबादी तक शुद्ध और पर्याप्त जल पहुंचाना है ताकि कोई भी पानी की किल्लत का सामना न करे। परियोजना के कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार देती है। राजस्थान के 5 बार के विधायक और 2 बार के लोकसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सबसे पहले इस मिशन में गड़बड़ी की बात कही थी। उनका यह आरोप था कि परियोजना लागू करने में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि परियोजना के तहत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 2 फॉर्म्स को 48 प्रोजेक्ट्स दिए गए। 2 साल में 900 करोड़ के ऑर्डर्स दिए गए। घोटाले का पता न चले इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए। किरोड़ीलाल मीणा का यह भी आरोप है कि घोटाले की वजह से प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई। आरोप है कि पूरे मामले में मोटा 20,000 करोड़ रुपए का खेल हुआ। मामले में गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम बहादुर ट्यूबवेल कंपनी का भी नाम सामने आया जिन्हें नियमों को तोड़कर ठेका देने का आरोप है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को घूस देकर टेंडर और गैर कानूनी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने का भी आरोप है। आरोप लगाया गया कि दोनों कंपनी से करीब 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। सभी पहलुओं पर ईडी जांच कर रही है। घोटाला बड़ा है। ईडी सितंबर से मामले पर ताबड़तोड़ रेड मार रही है। सितंबर महीने में जयपुर, अलवर, निमराना, बहरोड और शाहपुरा में छापेमारी हुई। 2 करोड़ 32 लाख रुपए नकदी, 64 लाख का सोना, कई दस्तावेज मिले। हार्ड डिस्क, मोबाइल। जांच में 5 करोड़ 83 लाख, 9 किलो 600 ग्राम सोना, 3,90,000 की कीमत के 6 किलो 400 ग्राम चांदी जब्त की गई। मामले में कई सीनियर अधिकारी ईडी के रडार पर हैं जिसमें पीएचई और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट एसीएस सुबोध अग्रवाल भी शामिल है। अग्रवाल और अधिकारी ईडी के रडार पर हैं। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच कर रही है।